रेलवे में सालों की कड़ी मेहनत और सेवा के बाद एक सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य हर कर्मचारी का हक है। तो चलिए इस पूरी चर्चा में हम उन सभी जरूरी वित्तीय लाभों को एक-एक करके और आसान भाषा में समझेंगे जो सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी को आरामदायक और चिंता मुक्त बनाने में मदद करते हैं। नमस्ते, आज की क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लाभों के बारे में बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन से, फिर ग्रेच्युटी को समझेंगे, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद हेल्थ केयर की बात करेंगे और आखिर में हम नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के नियमों पर भी गहराई से नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन वरिष्ठ पेंशन भोगियों की जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेलवे की सेवा में समर्पित किया है। भारतीय रेलवे अपने इन सबसे वरिष्ठ पेंशन भोगियों को सम्मान के तौर पर एक अतिरिक्त पेंशन देता है। चलिए देखते हैं कि व्यवस्था आखिर काम कैसे करती है। देखिए, ये एक बहुत सीधी और शानदार व्यवस्था है। जैसे जैसे पेंशन भोगी की उम्र बढ़ती है, पेंशन की राशि भी बढ़ती जाती है। 80 से 85 साल की उम्र के बीच बेसिक पेंशन का 20% अतिरिक्त मिलता है। 85 पर यह 30% हो जाता है, 90 पर 40%, 95 पर 50% और जो पेंशन भोगी 100 साल या उससे ज्यादा के हो जाते हैं, उनकी बेसिक पेंशन सीधी दोगुनी यानी 100% बढ़ जाती है। ये सच में रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ा सम्मान है। अच्छा, पेंशन तो एक मासिक आय है जो हर महीने मिलती है, लेकिन रिटायरमेंट के समय एक मुश्त यानी एक साथ एक बड़ी रकम भी मिलती है। यहीं पर ग्रेच्युटी की भूमिका आती है। ये एक तरह से इतने सालों की समर्पित सेवा के लिए रेलवे की तरफ से एक बड़ा धन्यवाद है। ग्रेच्युटी मुख्य रूप से 2 स्थितियों में दी जाती है। पहली है रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, जो कम से कम 5 साल की सर्विस पूरी करने के बाद रिटायरमेंट पर मिलती है, और दूसरी है डेथ ग्रेच्युटी, जो दुर्भाग्यवश किसी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को एक बहुत जरूरी वित्तीय सहारे के रूप में दी जाती है। और यहाँ एक बहुत बड़ी और ताज़ा अपडेट है। ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा अब बढ़ा दी गई है। पहले ये सीमा 20 लाख रुपए थी, लेकिन जब महंगाई भत्ता यानी डीए 50% को पार कर गया तो इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। यह 1 जनवरी 2024 से लागू है और यह सचमुच एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। तो सवाल उठता है कि यह रकम तय कैसे होती है। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है। ये कर्मचारी के आखिरी वेतन, जिसमें बेसिक पे और डीए दोनों शामिल हैं, पर आधारित होती है। सर्विस के हर पूरे 6 महीने के लिए वेतन का 1/4 हिस्सा ग्रेच्युटी के रूप में गिना जाता है। हालांकि इसकी अधिकतम सीमा भी है, जो 33 साल की सर्विस के लिए 16.5 गुना वेतन से ज्यादा नहीं हो सकती। डेथ ग्रेच्युटी परिवार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा कवच है। जैसा कि इस टेबल में साफ है, सर्विस की अवधि जितनी लंबी होती है, परिवार को मिलने वाली राशि उतनी ही ज्यादा होती है। 1 साल से कम सर्विस पर मासिक वेतन का 2 गुना मिलता है, जबकि 20 साल से ज्यादा की सर्विस पर यह एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है, जो मुश्किल समय में परिवार को काफी वित्तीय स्थिरता देती है। इसी सिलसिले में आरबीई यानी रेलवे बोर्ड एस्टीमेट नंबर 104/2019 के तहत एक और बहुत मानवीय प्रावधान है। किसी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को फौरन मतलब तुरंत 25,000 रुपए की वित्तीय मदद दी जाती है, ताकि वो बिना किसी परेशानी के तत्काल जरूरी खर्चों को पूरा कर सकें। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि ये सारे लाभ एक जिम्मेदारी के साथ आते हैं। आरबीई नंबर 68/2024 के अनुसार पेंशन नियम 1993 के नियम 9 में संशोधन किया गया है। इसके तहत अगर कोई कर्मचारी किसी गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो रेलवे बोर्ड को उसकी पेंशन या ग्रेच्युटी को रोकने का अधिकार है। रिटायरमेंट के बाद पैसों की सुरक्षा तो जरूरी है ही, लेकिन स्वास्थ्य की सुरक्षा उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए रेलवे के पास एक बहुत ही बेहतरीन योजना है, रिटायर्ड एम्प्लॉइज लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम, जिसे हम शॉर्ट में RLHS कहते हैं। इस योजना का हिस्सा बनना बहुत आसान है। इसके लिए रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी से एक छोटी सी एकमुश्त राशि का योगदान देना होता है। ये राशि कर्मचारी के वेतन स्तर पर निर्भर करती है, जैसा कि टेबल में दिख रहा है। ये एक छोटा सा निवेश है जो कर्मचारी और उनके जीवन साथी को रिटायरमेंट के बाद जीवन भर के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करता है। और ये सारी जानकारी पूरी तरह से आधिकारिक और प्रमाणिक है। RLH योगदान की इन दरों का उल्लेख रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2017 H28-1 RLHS में किया गया है, जो 23 फरवरी 2017 को जारी हुआ था।
इससे ये सुनिश्चित होता है कि दी गई जानकारी बिल्कुल सटीक है। अच्छा, RLHS के अलावा एक और विकल्प भी मौजूद है। वो है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी FMA, जो 1000 रुपये प्रति माह होता है। ये भत्ता उन पेंशन भोगियों के लिए है जो रेलवे अस्पताल से 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर रहते हैं या फिर जो OPD सुविधा नहीं लेना चाहते। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी को कोई पुरानी गंभीर बीमारी है तो वो RLHS और FMA दोनों का लाभ एक साथ ले सकते हैं। चलिए, अब हम एक ऐसे विषय पर आते हैं जो खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने हाल के वर्षों में रेलवे ज्वाइन किया है। ये विषय है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी नेशनल पेंशन सिस्टम या NPS। इसे समझना आज के समय में बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, 1 जनवरी 2004 एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। इस तारीख ने पेंशन योजनाओं को 2 हिस्सों में बांट दिया। जो कर्मचारी इस तारीख से पहले सेवा में आए वे पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर होते हैं, जबकि जो 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में आए हैं वे सभी अनिवार्य रूप से नई पेंशन प्रणाली यानी NPS का हिस्सा है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद है, एक एक्सेप्शन है जिसे जानना बेहद जरूरी है। RBE नंबर 41/2023 के अनुसार अगर किसी ने नौकरी की उस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था जिसका विज्ञापन 22 दिसंबर 2003 से पहले आया था तो उनकी ज्वाइनिंग चाहे कभी भी हुई हो, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का ही हकदार माना जाएगा। ये एक बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन है। तो ये NPS आखिर काम कैसे करता है? इसमें पैसा कैसे जमा होता है, सरकार कितना योगदान देती है और ज़रूरत पड़ने पर इस पैसे को निकालने के क्या नियम हैं? चलिए अब इसे विस्तार से और बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। NPS की सबसे खास बात इसका कंट्रीब्यूशन मॉडल है। इसमें कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और DA का 10% योगदान करते हैं, तो वहीं सरकार यानी रेलवे की तरफ से 14% का योगदान किया जाता है। जी हाँ, कर्मचारी के योगदान से भी ज्यादा। यह नियम 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी है और इससे रिटायरमेंट फंड काफी तेजी से बढ़ता है। NPS में 2 तरह के खाते होते हैं। पहला है टियर 1 जो कि अनिवार्य है। इसे एक रिटायरमेंट लॉकर की तरह समझ सकते हैं जिसमें पैसा जमा होता है और जिसे आसानी से निकाला नहीं जा सकता। दूसरा है टियर 2 जो पूरी तरह से स्वैच्छिक है। ये एक सेविंग्स अकाउंट की तरह काम करता है जिसमें अपनी मर्जी से पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता। अब बात करते हैं निकासी की। 60 साल की उम्र में रिटायर होने पर जमा हुई कुल रकम का 60% एक साथ निकाला जा सकता है। बाकी बचे 40% से एक एन्युटी प्लान खरीदना जरूरी है जिससे जीवन भर एक नियमित पेंशन मिलती रहे। अगर कोई 60 साल से पहले नौकरी छोड़ता है तो सिर्फ 20% ही निकाल सकता है और 80% की एन्युटी लेनी पड़ती है और किसी दुखद मृत्यु की स्थिति में पूरी 100% राशि नॉमिनी को दे दी जाती है। एक और बहुत जरूरी बात, NPS के तहत होने के बावजूद कुछ विशेष परिस्थितियों में पुरानी व्यवस्था के तहत भी सुरक्षा मिलती है। अगर सर्विस के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या वो विकलांग हो जाते हैं तो उन्हें या उनके परिवार को CCS पेंशन नियम 1972 के आधार पर प्रोविजनल तौर पर फैमिली पेंशन, डेथ ग्रेच्युटी या डिसेबिलिटी पेंशन जैसे लाभ दिए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। और अंत में ये समझना बहुत जरूरी है कि NPS कर्मचारियों पर कौन से नियम लागू होते हैं और कौन से नहीं। उन पर लिबरलाइज्ड लीव रूल्स, पास के नियम और CGEGIS यानी बीमा योजना लागू होती है। लेकिन रेलवे सर्विस पेंशन रूल्स 1993, GPF के नियम और पेंशन के कम्यूटेशन के नियम उन पर लागू नहीं होते। तो आज हमने पेंशन, ग्रेच्युटी, स्वास्थ्य योजनाओं और NPS के हर पहलू को समझने की कोशिश की। ये सिर्फ जानकारी नहीं है बल्कि ये रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की योजना बनाने का आधार है।